मेरा माइंडसेट था कि 18-20 हज़ार रुपये मंथली भी अगर यूट्यूब से आ गए तो हम यूट्यूब पे फुल टाइम हो जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इसमें खुशी है काम में। ये स्कूल टाइम में मैं सोच के आया था, क्योंकि मेरे जो प्लान्स थे जो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया वो तो मुझे पता है ना। अब लोगों को थोड़ी ना पता, लोगों को तो कि हाँ चल रहा है लेकिन अपग्रेड किया कंटेंट तो सब ठीक है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, लेकिन मुझे पता है कि हाँ हुए हैं। प्यार नहीं करते लोग, अटैच रहते हैं। प्यार एक अलग चीज़ है, अटैचमेंट एक अलग चीज़ है। अटैचमेंट अगर आपको है यानी कि आप सामने वाले से बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंसान सामने वाले से तभी प्यार कर सकता है जब वो खुद से प्यार करता है, और जो खुद से प्यार करता है वो किसी से अटैच नहीं हो सकता। मैं आप सभी से यहाँ पर एक सभी से जितने व्यूअर सबसे 1 करोड़ की शर्त लगा सकता हूँ, आप किसी भी सिचुएशन में हो, सब लोग हील हुए हैं बुरी से बुरी कंडीशन में से भी, और आप भी एक दिन हील हो जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हील ना हो, बस थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए। कोई आपके साथ में गलत नहीं करता, आप खुद अपने साथ में गलत करते हो, लोगों को अलाउ करते हो अपनी लाइफ में आने के लिए। तो गलती उसकी नहीं है, आपकी नहीं है, सब चलता रहता है, इट्स ओके, ठीक है। फ्लो में चलने दो चीज़ों को, ये आप एक्सेप्ट करो, सामने वाले को फॉरगिव करो, अपने आप को फॉरगिव करो, माफ़ करो। मैं कहता हूँ लोगों को माफ़ करो, दिल को साफ करो। 95% से भी ज़्यादा टाइम ऐसा हुआ है जब मुझे लगा कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, भले स्टार्टिंग में पिटा गया हो और उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो व्यूज़ के लिए मैं यही करता हूँ, मैं पूरा फोकस करता हूँ एक अच्छा वीडियो बनाने पे, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल उस वीडियो को चलना पक्का है। हैशटैग टाइटल या कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है? हैशटैग 0%। अच्छा, लॉन्ग में भी हैशटैग 0%, टैग 0%, डिस्क्रिप्शन 0% मैटर करती है। टाइटल भी इतना मैटर नहीं करता है जब आप थंबनेल के साथ में उसका कनेक्शन अच्छे से बिठाते हो। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक और पॉडकास्ट में स्वागत है। आज का पॉडकास्ट जो है वो सभी यूथ के लिए है। आप 12वीं में हैं, आप 10वीं में हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे, आज हम ग्रोथ की बात करेंगे, आज हम माइंडसेट की बात करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में आज के जो गेस्ट हैं वो यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपने वीडियो से न जाने कितने लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पहुंचाया है। आज उनकी वीडियोस देख के लोग मोटिवेट होते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह सोचना और करना चाहते हैं। हमारे बीच में है दीपक दहिया जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? सर बढ़िया। और आपको देख के ये लगता है कि यार काश मैं अपने उस टाइम पे अपने को मोनेटाइज कर पाया होता तो कहीं और होता। मैं भी ये सोचता हूँ कि मैंने 16 की एज में स्टार्ट किया था, काश 12-13 में भी कर देता। अच्छा, ये होता है आपको भी? हमको भी होता है, ये सबके साथ सेम चीज़ होती है। हमको लगता है ना कि हम अरे यार 1 करोड़ कमा लेंगे तो जिंदगी में मजे ही मजे। जब 1 करोड़ पे पहुंचते तो क्या लगता है, नहीं अभी तो बहुत वहाँ मजे यहाँ नहीं आगे हैं। और हमसे नीचे वाले क्या सोचते हैं कि इसके मजे ही मजे हो रहे हैं। तो मेरे को देख के लगता है कि यार इसने यंग में कर लिया, हम भी कर सकते थे यंग में, लेकिन मुझे क्या लगता है इससे भी पहले मैं कर सकता था। तो मुझे भी लगता है वो चीज़। तो 16 की एज में जब आपने स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था आपने 16 में? हाँ जी। ओके, तो आप इन्फ्लुएंस हुए थे या आपकी प्लान के अकॉर्डिंग आपने शुरू किया था? मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था किसी से। ओके, हाँ, मुझे था कि कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। और यहाँ पे कई बार लोगों को आंसर मिलता है इस चीज़ का, मैं बार बार इस चीज़ को बताता हूँ लोगों को, क्योंकि उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का आंसर मिलता है कि लाइफ में करना क्या है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप इसमें जाइए, लेकिन 99% लोगों को पता ही नहीं है। टैलेंट का नाम लेंगे तो क्या निकलेगा, डांसिंग है ना, राइटिंग, अभी वीडियो एडिटिंग एक आ गई है तो ये स्किल हो गई, ये गिनी चुनी 4 चीज़ आएगी, पेंटिंग है ना, ये सब चीज़ आएगी कि ये टैलेंट वगैरह, लेकिन सब में नहीं होता ना। 99% लोग तो अलग होते हैं इससे। तो जब उनको कहा जाता है कि आपका टैलेंट जिस चीज़ में हो, जिसमें इंटरेस्ट हो वो करिए, तो नहीं निकलता है, हम सोचते हैं। तो मेरा भी इसी था, क्या किया जाए, बार बार पूछ रहा था मैं अपने आप से। जब पूछते हैं ना तो आंसर मिलते हैं, वो चाहे कुदरत देती है, भगवान देता है, कोई डिवाइन एनर्जी कहीं से हमें आंसर करती है। तो मुझे आंसर किया कि अभी क्या कर सकते हैं, जब हम स्कूल में हैं तो इसी के साथ में क्या कर सकते हैं, जो अपने पास सोर्सेस हैं उसके थ्रू। तो मुझे आइडिया मिला कि ना यूट्यूब में अपना बहुत इंटरेस्ट है। ओके, मैं फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म इतना यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत कंज्यूम करता हूँ और मुझे मज़ा आता है यूट्यूब पे। तो एक काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, अब यूट्यूबर बनते हैं यहाँ पर पढ़ाई के साथ। क्या कंटेंट भी डिजाइन हुआ था या इस टाइप का कंटेंट लेके आऊँगा? पहले मैंने सोचा था कि जिस तरह का कंटेंट चलता है तगड़ा, हम देखते हैं कि इस पर 10 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन, तब की बात तब होता था ना कि मतलब कुछ भी चलता था कि सिर्फ ट्रिक्स आ गई तो ये चल गई बहुत ज़्यादा, है ना, मैथमेटिकल ट्रिक्स हो गई इस टाइप की, या फिर बड़े बड़े डायनासोर दिखते थे यूट्यूब पे 2017-18 में, तब वो चलते हैं तो इस टाइप की वीडियो बनाएंगे। 4 से 5 वीडियो बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि ऐसा नहीं होता। आपको सही से काम करना होता है किसी एक नीश में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसमें आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें लॉन्ग टर्म बना पाओगे। ट्रिक्स कब तक बता पाओगे? राइट। तो फिर मैंने 5-6 वीडियो बाद ये हटाया ट्रिक्स वगैरह। मैंने पहला वीडियो बनाया 1 और 11 कैसे होता है। आज तारीख है 10 दिसंबर। 11 दिसंबर को 2018 में मैंने
पहला वीडियो अपना ये बनाया था। ओके, 6 साल कल हो जाएंगे पूरे। मतलब 6 साल हो जाएंगे। हाँ हाँ, उसमें क्या बताया था आपने? ये एक और एक 11 मतलब Tricky, 1 + 1 = okay. 11 ये ना प्रूव करा था, तो इस टाइप से अच्छा। कुछ। हाँ, तो ये मैंने बनाए थे इस टाइप के फालतू वीडियोस। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अपना इंटरेस्ट है सेल्फ हेल्प में, मोटिवेशन में, तो इस तरह के वीडियोस हम देखते हैं कि बहुत देखे, सालों से यही देखा है, तो हम इसी तरह के बनाएंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसी में, और इसी में हम कुछ लोगों को बता पाएंगे। ओके, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल है जो आपने एप्पल के फाउंडर की वीडियो जो बनाई है, स्टीव जॉब्स की, स्टीव आपने जॉब्स देखी है? की, ओके। हाँ। और उस वीडियो में जो आपका जो वॉइस टोन है, बिकॉज वो ऑडियो रिकॉर्ड किया है आपने, प्रॉपर एक एडिटेड वीडियो है, लोगों ने बहुत देखा है। हाँ जी। आपने किसी हिट स्टोरी को अपने लैंग्वेज में बताया। सो वो आपने ऐसे रैंडम प्लान कर दिया था या उसके पीछे स्ट्रेटजी थी? और क्या वो आपका फर्स्ट ब्रेक था यूट्यूब का कि चलो इस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आप मोटिवेशन में आए? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा। तो 1 साल पहले की बात है जस्ट। ये तो हाँ हाँ, मैं तो जर्नी 6 साल होने वाले ना। नहीं नहीं, मोटिवेशन वाले में। हाँ, कोर मोटिवेशन मतलब इस फील्ड में। नहीं नहीं, कोर तो एक्चुअली देखा है तो वहां से हट गई उसके बाद से। अच्छा। ये हार्डकोर मोटिवेशन को थोड़ा सा कम करके, हाँ, जो मैंने फेस के वीडियो थोड़े स्टार्ट किए, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें हम करने लगे, थोड़े है। लॉन्ग वीडियोस हमने वहाँ पर कर दिए, और थोड़े सेल्फ हेल्प टाइप और इस तरह के वीडियो हमने वहाँ पर किए। पहले मेरे वॉइस ओवर में हार्डकोर मोटिवेशनल वीडियो होते थे मेनली, तब तक जब तक आप बात कर रहे हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम उसकी उल्टी चीज़ है। तो आप पढ़ते थे और अपने हिसाब से कंटेंट बनाते थे आप? हाँ। ओके। रिकॉर्डिंग के लिए टूल क्या फ़ोन यूज़ करते थे या प्रॉपर माइक्रोफोन सेटअप था आपके पास? सैमसंग का J2 फ़ोन मेरे पास था, J2 Pro जो फ़ोन आता था उस टाइम पे, वो मेरा था सरकारी फ़ोन। सरकारी मतलब पूरी फैमिली का। अक्सर ये बड़े जितने भी लोग हुए सबके पास J2 ही क्यों था? पता नहीं। बहुत लोग के पास सैमसंग J2 से शुरू किया है। अमरेश जी का भी जो मैं डिस्कस कर रहा था, तो अच्छा। उन्होंने भी सैमसंग वो J2 या हाँ, उससे हाँ, किया था। हाँ। ओके, तो फिर उसके बाद जर्नी जब मोटिवेशन वाला आपने वहाँ से स्टॉप किया, तो क्या आपने डीप स्टडी किया कि मुझे एज अ पर्सनल ब्रांड मुझे यहाँ इस्टेब्लिश करना है? फिर आपका कंटेंट का फ्लेवर चेंज होता रहा, मतलब मैं बहुत बारीकी से वॉच करता हूँ। अच्छा। फिर आपने अपनी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सब पे बहुत फोकस किया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और आप माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं कि पर्सनल ब्रांड आप पूरी तरह से इसमें बनाना है, ये मेरा स्टार्टिंग में ही माइंडसेट ही बन गया था। ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था, और एक्चुअली मेरी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी दिसंबर 2018 में। ओके। तो मेरा था कि हाफ ईयरली एग्जाम हो जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टार्ट करने का जो थॉट था ना, ये टाइम के साथ में बढ़ता ही गया। हर दिन एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता ही जा रहा था। इससे ही पता चलता है कि आप उस काम को एक्चुअल में करना चाहते हो, है ना। तो एक्साइटमेंट लेवल ये बता रहा था कि आप बहुत करना चाहते हो। जैसे एग्जाम खत्म हुई, फिर मैंने स्टार्ट किया था, और माइंडसेट मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि हमें एक अच्छा बड़ा यूट्यूबर बनना है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ही ज़्यादा। आसपास कोई नहीं जिसको मैं देख करके आया, मेरी सिटी में कोई यूट्यूबर नहीं था। यूट्यूब पे मैं फॉलो सिर्फ संदीप माहेश्वरी सर को करता था, कभी कभी विवेक बिंद्रा सर के वीडियोस वगैरह देखता था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, तो उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम क्या करते, तो ना तो उनको देख करके आए, ना उनसे कंपेयर करा, तो हम वो खुद से ही आई चीज़ कि इंटरेस्ट है तो बनाते हैं। बूस्ट वहाँ से मिलता था कि मतलब पहले से मैं देखता था, वो एक इंस्पिरेशन एक तरह से। क्वेश्चन क्या था आपका? सॉरी मैंने मिस कर दिया। अच्छा, माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं। तो माइंडसेट तो देखिए मेरा स्टार्टिंग से ही बन गया था वाला, और वही कह सकता हूँ जो स्ट्रॉन्ग डिजायर था ना, उसी की बदौलत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। क्योंकि मुश्किलें बहुत आई, बहुत ज़्यादा आई। कई बार हम गिव अप कर देते हैं, बहुत बहाने, मतलब बहानों की तो मैं पूरी लिस्ट बना सकता हूँ, पर वो एक बहाने भी मैंने नहीं दिए, और जो करना था वो किया, क्योंकि माइंडसेट बहुत खतरनाक था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था। आज लोग ना मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है जो भी आपने पाया है, क्या उसमें मैनिफेस्टेशन का भी रोल है? क्या आपने मैनिफेस्ट किया 2016 में, 18 में, और वो रिजल्ट आया? देखिए, मैनिफेस्ट किया नहीं, लेकिन हो गया। मैनिफेस्टेशन के लिए लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि कई बार राइटिंग करते हैं कि गोल लिखा और 10 साल बाद फिर वो गोल अचीव हो गया, बताते हैं इस तरह से। ठीक है। और कई सारे टेक्निक्स बताते हैं कि हम बार बार इस चीज़ को सोचते हैं, फिर वो। ऐसा मैंने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया। ओके। लेकिन सोचा था ना, हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक टाइम बाद अपना यार ये भी होगा, वो भी होगा, लेकिन इसे रेगुलरली किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा माइंडसेट था कि 18-20 हज़ार रुपये मंथली भी अगर यूट्यूब से आ गए तो हम यूट्यूब पे फुल टाइम हो जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इसमें खुशी है काम में। ये स्कूल टाइम में मैं सोच के आया था। तो नहीं, मैंने मैनिफेस्टेशन वगैरह इतना ट्राई नहीं किया। लेकिन हम क्या, डिज़ायर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है ना, जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में सडनली हम डिज़ायर होता है तो हम बार बार सोचते हैं। हम सोते, बैठते, उठते, खाते, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। और कई बार क्या होता है, किसी चीज़ में हमारा डिज़ायर नहीं होता है, और हम एक्सटर्नल
उस पे मैनिफेस्टेशन के थ्रू उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स नहीं होती ना, इमोशंस नहीं होते हैं, तो हम बाहर से उसको मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जो नहीं हो पाता कई बार। लेकिन अगर स्ट्रांगली अंदर से ही आपके आ रहा है तो बिना मैनिफेस्ट करे भी आप उसको अचीव कर लेते हो। 16 साल का कोई लड़का यूट्यूब पे जाता है, शुरू करते हैं, और अभी वो 2024 में अपने लेवल में एक पीक पे हैं। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप? बिकॉज वो एज, फिर एज के साथ कैरी करना प्रोफेशन को, जो आज की यूथ की प्रॉब्लम है कि वो एक साथ रिलेशनशिप भी वो मेंटेन करना चाहते हैं और उनको लगता है वो कैरियर भी बनाए। क्या दोनों पॉसिबल है, या आपके लाइफ में आया या नहीं आया? आए डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में Okay. भी आए, और है। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे ओवरकम कर गया। मेरी लाइफ में भी इसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। वो लोगों को इतना दिखा नहीं, वो अलग बात है, Okay. लेकिन मुझे दिखा ना, क्योंकि मेरे जो प्लान्स थे जो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, वो तो मुझे पता है ना। अब लोगों को थोड़ी ना पता, लोगों को तो कि हाँ चल रहा है, लेकिन अपग्रेड किया कंटेंट तो सब ठीक है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, लेकिन मुझे पता है कि हाँ हुए हैं। ठीक है। ऐसे फेजेस से आप बच भी नहीं सकते हम्म, कि मैं तरीका बता दूँ, आप बच जाओगे, नहीं बच सकते आप। आपकी लाइफ में ये आएंगे, आने भी चाहिए, आप इन सबसे गुजरने भी चाहिए, ताकि आपको आगे के लिए सीख मिले। और ठीक काम है। डिस्टर्ब मेरा हुआ है और मैं भी इनसे बचा नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये कि ये आई मेरी लाइफ में तो मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे लर्निंग्स काफ़ी मिली है। किक अलग मिली लाइफ में? किक नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, Learning? नहीं बिल्कुल नहीं। लर्निंग्स तो ऑब्वियसली है ना, Okay. लेकिन ऐसा नहीं है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो उसने मुझे रजिस्टर किया अब मैं बता दूँ मैं क्या हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि ये तो मैं तो ऑलरेडी कर गया था ना ग्रो, ओके, उसके बाद की चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। तो ये इससे आप बच नहीं सकते, ये आपकी लाइफ में आएगी। सो अगर कोई इस फेज में हो, बिकॉज बहुत सारे लोग जो आपको देखते हैं वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो आप बोलोगे उसको एडमायर करेंगे, राइट? तो अगर वो फेज में है, उनको कैरियर भी बनाना है, तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए अपने किस को? फेज में है वो? रिलेशनशिप में है, Okay. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, और वो कैरियर चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो जॉब में है, okay. बिजनेस में, कहीं कहीं पर भी हो भी, सकते मतलब हैं। काम को और रिलेशनशिप को कैसे हाँ, वो मैनेज हाँ। करे इस एज में। उस टाइम पे क्योंकि आपने कैसे मैनेज किया, इनको कैसे करना चाहिए? मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा अलग ही सीन था। लेकिन हाँ इस एज में प्रॉब्लम ये है कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हाँ, है ना, और आपके पास में बहुत ऐसी जिम्मेदारियां भी नहीं होती कि आपको करना ही है, काम तो करना ही है। ठीक है। और मैं तो जॉब भी नहीं करता हूँ, है ना, हम जो जॉब करते हैं उनको तो जाना है, तो वहाँ पर जाकर फोकस भी कर लेंगे। जब खुद का ही काम सारा अपने हाथों में है, तब हमारे ऊपर कोई होता नहीं है, तो हमारा जो मन करता है हम वो करने लग जाते हैं फिर ऐसे में कई बार। तो आप रिलेशनशिप में हो, एक चीज़ रखो, आप ज़्यादा अटैच ना हो। आप ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप प्यार करो, रिलेशनशिप में रहो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें रहो, लेकिन काम को पहली प्रायोरिटी दो, अपने आप से प्यार करो आप, क्योंकि आप प्यार नहीं करते, लोग अटैच रहते हैं। प्यार एक अलग चीज़ है, अटैचमेंट एक अलग चीज़ है। अटैचमेंट अगर आपको है, यानी कि आप सामने वाले से बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंसान सामने वाले से तभी प्यार कर सकता है जब वो खुद से प्यार करता है, और जो खुद से प्यार करता है वो किसी से अटैच नहीं हो सकता, है ना। तो आप खुद से प्यार करो, खुद को पहली प्रायोरिटी दो, अपने काम को भी प्रायोरिटी दो, और फिर रिलेशनशिप को भी आप लाइफ में रखो। ओके। हाँ, लेकिन किसी भी एक चीज में पूरी तरह से घुस जाना, वो आपको बहुत दर्द देगी, बहुत ही ज्यादा। उसकी कोई इतनी इंटेंस फीलिंग होगी कि आप मतलब बौखला जाओगे कि करें क्या ऐसी सिचुएशंस में। अच्छा, उस टाइम पे ना मतलब जो आपके लाइफ में होते हैं, जो आपको गाइड करने वाले होते हैं, वो भी आप उनको बुरा समझना शुरू कर देते हो, तो वो भी थोड़ा बुरा होता है, आपके विल विशर थोड़ा दूर हो जाते हैं। हाँ, देखिए कहा जाता है ना कि लव इज ब्लाइंड, है ना। हाँ। नहीं, लव इज नॉट अ ब्लाइंड, अटैचमेंट इज अ ब्लाइंड। प्यार अंधा नहीं होता, मोह जो है, मोह जिसे हम कहते हैं, वो अंधा होता है। अब सड़क पर कोई बंदा चल रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, एक अंधा इंसान है, वो गाड़ी से ठुका गया, तो क्या आप उसको जाकर के ये कहोगे कि यार तेरे को गाड़ी नहीं दिखी, है ना, तो वो क्या बोलेगा, किसी बात गुस्सा करेगा, इसमें तो अंधा हो ना। ऐसे ही अटैचमेंट में इंसान अंधा हो जाता है, उसे किसी चीज़ की कोई समझ नहीं रहती है। अब उसे बाहर से आकर के कोई कहे कि तुझे अकल नहीं है, तो इसी चीज़ कर रहा है, वैसी चीज़ कर रहा है, वो तो अंधा है ना, दिमाग से अंधा हो चुका है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसे किस समझ में आएगा। तो उसका आप हाथ पकड़ करके उसको रोड क्रॉस करवाओ, उसे ब्लेम ना करो, उसके साथ आप चलो। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए, फीलिंग से निकलने के लिए, क्या आपने कोई मेडिटेशन का सहारा लिया, आपने कोई स्पेशल पढ़ाई की, टेक्निक यूज़ किया, बुक्स किया? क्योंकि फेज से बाहर निकलना भी एक आर्ट है, जो बहुत सारे लोग नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आप ब्रेकअप हो चुका है तो उसके बाद फिर उन सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकले। हाँ, तो देखिए ऐसे टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि एकदम से मतलब सडनली तो ये होता है कि यार मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा, ये क्या हो गया मेरे साथ में, मेरा सब कुछ छीन गया मुझसे। मतलब एक चीज़ छीनी हुई होती है, लेकिन ऐसा लगता है दुनिया छीन गई, अब मेरा क्या होगा। सडनली ये फीलिंग आती है और पूरी बॉडी में तिलमिला जाती है बुरी तरीके से। लेकिन मैं आप सभी से यहाँ पर एक एक, सभी से जितने व्यूअर, सबसे एक एक करोड़ की शर्त लगा सकता हूँ, आप किसी भी सिचुएशन में हो,
सब लोग हील हुए हैं बुरी से बुरी कंडीशन में से भी, और आप भी एक दिन हील हो जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हील ना हो, बस थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए। टाइम बहुत बड़ा हीलर है। कितना भी बड़ा आपका पेन हो, कितनी बड़ी फीलिंग हो, वो टाइम के साथ में एक दिन कम हो ही जाएगी। आप देखो ना, आपकी लाइफ में भी एक न एक टाइम पर बहुत बड़ा दुख होगा, लेकिन टाइम के साथ में आप मतलब उस वक्त लगता था यार क्या है यार, और आज उसके बारे में सोचे फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने कहा इसके लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहा था, वेस्ट टाइम ऐसी आज तो कुछ भी नहीं है। तो टाइम सब कुछ चेंज कर देता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको ये विश्वास रखना होगा कि एक दिन सब कुछ बदलेगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा होप देती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब पता नहीं मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मतलब ये सोचते हैं कि अब ऐसे ही चलता रहेगा लंबे टाइम तक, और पता नहीं कब तक चलेगा, और हर चीज़ में मेरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। वो स्टार्टिंग में फीलिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इसलिए आपके अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम बाद सब कुछ सही होना पक्का है, होगा। मतलब बहुत धीरे धीरे होगा, हो सकता है धीरे धीरे होगा, आपको बहुत बुरी फीलिंग्स आए, बीच बीच में आप बहुत रोगे, बहुत पेनफुल मोमेंट्स आएंगे, लेकिन एक टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आप पहले मान लो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप एक टाइम बाद आप ठीक ना हो। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आप मान लो कि आप एक टाइम बाद हील हो सकते हो, आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा होप देगा। बाकी ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा सा काम से ब्रेक लेना भी मैं कहूँगा कोई गलत चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आप ले लो, अपने आप को टाइम दो, देखो कि चीज़ें क्या हुई, मैंने क्या गलती की, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। किसी पे कोई ब्लेम नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया। किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपने अलो किया था किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए। तो आपकी जिम्मेदारी है, गलती आपकी है। कोई आपके साथ में गलत नहीं करता, आप खुद अपने साथ में गलत करते हो, लोगों को अलो करते हो अपनी लाइफ में आने के लिए। तो गलती उसकी नहीं है, आपकी नहीं है, सब चलता रहता है, इट्स ओके, ठीक है। फ्लो में चलने दो चीज़ों को, ये आप एक्सेप्ट करो, सामने वाले को फॉरगिव करो, अपने आप को फॉरगिव करो, माफ़ करो। मैं कहता हूँ लोगों को माफ़ करो, दिल को साफ करो, है ना। अभी मैं एक पॉडकास्ट में बोल के आया चीज़। तो लोगों को माफ़ करो, अपने दिल को साफ करो, टाइम के साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। टेक्निक एक होपोनोपोनो में आता है कि आप दूसरों को माफ़ कर दो। हाँ जी। तो क्या होता है, जब रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में ना, तो बहुत लाइट आप हो जाओगे और अपने एक्शन को और ट्रिम कर पाओगे। अच्छे। अब ऐसे में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर, क्योंकि रिग्रेट सबसे बड़ा किस चीज़ का रहता है। ऐसे टाइम पे रिग्रेट ये नहीं रहता कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि एक टाइम बाद तो सब चीज़ें सही हो जानी है ना। तो जब चीज़ें सही हो जाएगी, उस वक्त जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे तो क्या सोचोगे। रिग्रेट इस चीज़ का नहीं रहता कि मेरे साथ बुरा हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, सब चीज़ें माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और सब ठीक हो जाता है। लेकिन रिग्रेट इस चीज़ का रहता है कि यार उस टाइम ना टाइम बहुत वेस्ट हो गया, उस टाइम ना काम में बहुत पीछे रह गए अपन, उस टाइम जो पोटेंशियल था, जो एनर्जी थी, वो सारी वहाँ चली गई, और उस टाइम में यही चीज़ें कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। तो ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा जो रिग्रेट रहेगा वो आपको काम का रहेगा अपना सिर्फ। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी काम करिए। ओके। हाँ, आपका मन होता है काम करिए, मन नहीं होता है तो भी काम करिए। आप खुश हो तो भी काम करो, दुखी हो तो भी काम करो, गुस्सा हो तो भी काम करो, एक्साइटेड हो तो भी काम करो, क्योंकि कोई काम नहीं आता, सिर्फ आपका काम ही आपके काम आता है, बस। ग्रेट। यहाँ पे कुछ लोग आपको देख रहे हैं ऑफलाइन में भी बैठ के, तो वो ये भी देख रहे होंगे कि यार ये मेरे जैसे तो देखने में है, वैसे ही बात करने में है। यूट्यूब पे लोग देखते होंगे, यार ये हमारे बीच के जैसे तो लोग हैं। दीपक भैया, ऐसा क्या उन्होंने लाइफ में किया, ऐसे कैसे वो डिफ्रेंशिएट किया अपने आप को उन्होंने, जो मार्केट से अलग खड़े हैं, उस एज के जितने भी यूट्यूबर हैं उनसे अलग खड़े हैं, और केवल यूट्यूबर ना बन के एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल फेस बन गए हैं। ऐसा क्या किया जो यूथ को सीखनी चाहिए? ओके, आपने कहा कि बाकी जो लोग हैं उनसे नहीं, हमसे आगे आगे भी काफ़ी लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल किया। हमने चीज़ों को हमने अलग क्या किया, हमने अलग ये किया कि हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा। ओके। लोगों को सिंपल मतलब सिंपल रखना ईजी होता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं सिंपल चीज़ काम नहीं करती, कुछ अतरंगी चीज़ें होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें ही सबसे ज़्यादा काम की होती है, और वही चीज़ें आपको अलग बनाती है। बस आप उन सिंपल चीज़ों को, उन सिंपल से ईजी से फंडामेंटल्स को बार बार रिपीट करते हो, तो वो चीज़ आपको ग्रेट बना देती है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा अलग किया है, मैं कोई अलग ऐसा इंसान हूँ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान दुखी होता है मैं भी होता हूँ, वो खुश होता है मैं भी होता हूँ, वो हंसता है मैं भी हंसता हूँ, वो रोता है मैं भी रोता हूँ। तो मुझ में अलग कुछ नहीं है। बस हमने किसी एक चीज़ पे अच्छा टाइम दिया, हमारा पूरा जो डिज़ायर थे उसके अकॉर्डिंग हमने उस पर काम किया। यही होता है कि आप किसी एक चीज़ पर काम करते हो तो आप उस चीज़ में निखरते हो, है ना। एक तरफ एक ज़मीन है, एक तरफ एक ज़मीन है, एक तरफ बंजर है, एक तरफ आप पानी डालते हो, तो जहाँ पानी डालते हो वो जगह हरी हो जाती है ना। ग्रास इज़ ग्रीनर वेयर यू वाटर इट, कि घास वहाँ हरी होती है जहाँ पानी डालते हो।
तो लाइफ में आप जिस भी चीज़ पर काम करते हो अपने ऊपर, अपने काम में, जिस भी फील्ड में जितना ज़्यादा काम करोगे वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट देगी, और फिर आप उस फील्ड में ऊपर उठते जाते हो, उठते जाते हो, उठते जाते हो, और लोग जो है वहीं रह जाते हैं। तो जब ये जो गैप है ना, ये बड़ा गैप दिखता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने ऐसा क्या अलग कर दिया। नहीं, कुछ अलग नहीं किया, वो तुम तो धीरे धीरे करते रहे थे ना, धीरे धीरे सारी चीज़ हमने करी। वो जो गैप की वजह से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं सिर्फ यहीं पर हूँ तो इतना क्वेश्चन नहीं करेगा वो यहाँ पहुंचाते तब क्वेश्चन करते कि आपने ऐसा क्या अलग किया। कुछ नहीं किया, बेसिक चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को हमने धीरे धीरे कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, इंप्रूव अपने आप में करते गए। बस ये सिंपल सा फंडा है, कंसिस्टेंसी, इंप्रूवमेंट। कंसिस्टेंसी, एक्सेप्ट, मतलब होता है ना कि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो आप बहुत चीज़ों से, वो आपने कितना रखा? क्या एक्सपेक्टेशन के साथ काम किया या काम पे फोकस किया, आउटकम की चिंता नहीं किया? मैंने तो काम पे ही फोकस किया। मैंने आउटकम, मतलब ठीक, आउटकम में मैंने व्यूज़ बस देखे हैं, बाकी पैसा और ये चीज़ आउटकम में मैंने थोड़ा कम देखी है, क्योंकि व्यूज़ से डायरेक्ट कनेक्शन तो हो जाता है ना पैसे वगैरह का। तो मैंने तो आउटकम में व्यूज़ ही देखे हैं, पर मेन तो मेरा फोकस, हाँ, मैं काम पे रखता हूँ। व्यूज़ के लिए क्या करते हैं? व्यूज़ के लिए, व्यूज़ तो देखिए आ जाएंगे। मैं कहता हूँ, आपने बहुत सारे फाइनेंस वालों के पॉडकास्ट किए होंगे, वो एक चीज़ कहते होंगे कि अच्छे स्टॉक खरीदो, उनको होल्ड करो, वो रिटर्न आपको दे देंगे। अच्छे स्टॉक और अच्छे वीडियो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा अच्छा रिटर्न ही देते हैं। मैं शॉर्ट टर्म में बिल्कुल केयर नहीं करता कि मेरे लॉन्ग वीडियोस अच्छा परफॉर्म किए नहीं किए। मैं अब 1 साल पहले की अगर मेरे वीडियो देखोगे तो उन पे कई वीडियो बहुत बुरे पिटाए थे, लेकिन मुझे पता था ये अच्छे वीडियो से। लेकिन आज उन वीडियो पे कोई मिलियन चला गया, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख। तो लॉन्ग टर्म में मेरे सारे वीडियो ने मेरा साथ दिया। मतलब 95% से भी ज़्यादा टाइम ऐसा हुआ है जब मुझे लगा कि हाँ, ये वीडियो अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, भले स्टार्टिंग में पिटा गया हो और उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो व्यूज़ के लिए मैं यही करता हूँ, मैं पूरा फोकस करता हूँ एक अच्छा वीडियो बनाने पे, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल उस वीडियो को चलना पक्का है। आप ब्राउज फीचर्स को इम्पोर्टेंट मानते हो, सर्च रिजल्ट को इम्पोर्टेंट मानते हो, या सजेशंस को? आपकी वीडियो किस तीनों में है? ब्राउज से ज़्यादा आ रहा है, या सर्च से आ रहा है, या सजेशन से? क्या आप उसको स्ट्रॉन्ग वीडियो मानते हो या चलेगा ही चलेगा? देखिए, ब्राउज फीचर का ही आई थिंक सबसे बड़ा खेल है, ब्राउज फीचर और सजेशन का। ठीक है, इन दोनों, मतलब नॉर्मल तो सर्च करके ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हो तो भयानक वायरल वाली वीडियो की, तो वो सिर्फ सर्च से नहीं हो सकती, उसके लिए आपको फिर ब्राउज फीचर और सजेशन से ही मेन वीडियो वायरल होती है। हैशटैग टाइटल या कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है? हैशटैग 0%। अच्छा, लॉन्ग में भी हैशटैग 0%, टैग 0%, डिस्क्रिप्शन 0% मैटर करती है। टाइटल भी इतना मैटर नहीं करता है जब आप थंबनेल के साथ में उसका कनेक्शन अच्छे से बिठाते हो। तो थंबनेल में आपने कोई चीज़ लगाई, अब थंबनेल में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपने कुछ क्यूरियोसिटी जगाई थंबनेल में, फिर टाइटल लोग पढ़ेंगे अगर थंबनेल में समझ में नहीं आए तो। अदरवाइज अगर थंबनेल में आपने पूरी रामायण गाथा लिख दी तो टाइटल लोग नहीं पढ़ते। लेकिन आपने देखा होगा मिस्टर बीस्ट, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 यूट्यूबर है, टाइटल के बिना काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि थंबनेल में वो कभी लिखते ही नहीं है कुछ भी, एक वर्ड से ज़्यादा। तो वहाँ पर टाइटल की इंपॉर्टेंस है, हमारी इसमें कई बार नहीं होती। और बात रही थंबनेल की भी, थंबनेल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमारे कोर्सेज भी है थंबनेल पर। तो एंड थंबनेल भी आप अच्छा बना लो, टाइटल भी अच्छा बना लो, सारी चीज़ सही कर लो, अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं चलता। आपने अमरीश जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था। अमरीश सर के साथ पॉडकास्ट थोड़ा कम चल रहा था उधर बीच। आपने पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट वो चल गया, लाख व्यूज आ गए आई थिंक, लॉन्ग पे 3 लाख। अच्छा, 3 लाख हो गए। मुझे पता था ना वो चलेगा, वो पॉडकास्ट पक्का। अब जब मैंने वीडियो देखा, उसका थंबनेल था यूट्यूब फटने वाला है। सो उस टाइटल को सोचने में या थंबनेल को सोचने में कितना वक्त दिया होगा आपने, क्योंकि बहुत मास्टर वर्ड्स थे वो? मुझे नहीं लगता, मैं बहुत भयानक चीज़ें पर कभी फटाफट सोच लेता हूँ, बस वो मैं उस जोन में होना चाहिए। थंबनेल का स्टाइल भी आपका अलग है, मतलब खुद के फेस के साथ ग्रेडिंग करना, जो गेस्ट है उनके साथ भी ग्रेडिंग करना, टेक्स्ट का अलाइनमेंट बड़ा अच्छा लगता है। तो ये खुद की अपनी R&D है या मैं और मेरी टीम दोनों मिलकर इस पर काम करती है। अच्छा, डिज़ाइन मेरी टीम करती है, लेकिन मैं उनको गाइड करता हूँ कि हम ऐसा करते हैं, किसी का रेफरेंस लेते हैं, वो कुछ बाहर के यूट्यूब फॉरेन के यूट्यूबर से या फिर इंडिया के भी कुछ अच्छे हैं, तो हम देखते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, इससे हम ये चीज़ आइडिया ले सकते हैं कि टेक्स्ट इस तरह से रख सकते हैं, इमेज इस तरह से रख सकते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो कुछ क्रिएटिविटी में अपनी दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा लिखेंगे वैसा लिखेंगे, फिर उसको डिज़ाइन करता है अच्छे से। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके फिर हम 1 और 1 11 बनते हैं। आइडियल थंबनेल सजेशन इस एरा में क्या है आपकी तरफ से? आइडियल थंबनेल ज़्यादा टेक्स्ट लिखो या लिमिटेड टेक्स्ट लिखो, बोल्ड रखो? टेक्स्ट का रखना चाहिए, मतलब कैटेगरी पे डिपेंड करता है वैसे तो। अब जैसे मिस्टर इंडिया नेटवर्क आप जानते होंगे, क्रेजी XYZ, इनके में थंबनेल में सिर्फ आप इमेज रखो ऐसे में, और टेक्स्ट आप मतलब टाइटल रखो। पॉडकास्ट की बात करते हैं, पॉडकास्ट की अगर बात करें तो देखिए रखना पड़ेगा ना, पॉडकास्ट में तो रखना पड़ेगा, एक कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट आपको रखना पड़ेगा, सिर्फ इमेज नहीं लगा सकते आप।
आप किसी को भी देख लीजिए, एक ज्यादा टेक्स्ट रखना चाहिए या मीडियम? ऑब्वियसली कम। कम। लेकिन अगर आपको रखने पड़ रहे हैं ज्यादा, और ज्यादा टेक्स्ट को भी अगर आप सही से अरेंज कर पा रहे हो तो कोई बुराई नहीं है रखने में, है ना। आप इस पे हाँ, फोकस मत करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप इस पे फोकस करो कि क्या करने से आपका वीडियो अच्छा चलेगा। तो लॉन्ग रखना पड़ रहा है, लॉन्ग रखिए, लेकिन अच्छे से रखिए, उससे आपका थंबनेल बिगड़ना नहीं चाहिए, बस ये होता है। यूट्यूब फटने वाला है। हम्म। आपने जब सोचा तो क्या सोचा कि क्यों लोग क्लिक करेंगे इसके ऊपर? क्योंकि वो चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लग रही थी। अच्छा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि लोग क्या सोचें, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, क्या ये चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, क्या ये वीडियो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आप व्यूअर हो तो क्लिक बस करोगे या नहीं करोगे? दैट्स इट, बस। ओके। तो इसमें तो एक इंडिविजुअल की बहुत सारे थॉट्स हैं, हम्म। मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं। नहीं कभी नहीं कभी नहीं क्या नहीं, होता है कि सबका माइंड सेम तरीके से काम करता है, बस इन्फॉर्मेशन अलग है, लेकिन काम एक तरह से करता है। तो क्या फीलिंग आई वो मुझे पता है। ओके। हाँ। सबसे ज्यादा वक्त आप किस चीज पे देते हो Content- अपने 24 घंटे में? सबसे ज्यादा वक्त कहाँ है आप स्पेंड करते हो? सोचने में। अच्छा। हाँ, कह सकते हैं सोचने में और चीज़ों को मैनेज करने में और सीखने में सबसे ज़्यादा। उस वक्त बनाने से ज़्यादा तो मैंने सीखा, ऐसा लगता है मुझे, बनाया कम है मैंने। उस वक्त में आप आइसोलेशन वाले मूड में होते हो, अकेले होते हो? हाँ, अकेले ही होता हूँ मैं। जनरली ज़्यादातर काम मैं अकेले करता हूँ। टीम है हमारी, पर ऑफिस में वो उनका एक अलग स्टाफ टाइप रूम बना रखा है, एंड कुछ फ्रीलांसर है, लेकिन मैं अपना अकेले ज़्यादातर वर्क करता हूँ। अच्छा। आप किस टाइप के कंज्यूमर हो? बुक्स के कंज्यूम करते हो कंटेंट को आप, कोर्स से कंज्यूम करते हो आप, या यूट्यूब पे रैंडम देख के? सब कुछ, लेकिन सबसे फेवरेट सोर्स मेरा बुक है। बुक में मज़ा आता है वाकई में पढ़ने में, उस चीज़ को अंदर तक हम घोट के पीते हैं, उनका असर होता है एक्चुअल में, क्योंकि हम टाइम देते हैं ना। मतलब एक पेज पे कितने वर्ड होते हैं मुश्किल से, एग्जांपल के लिए 100 वर्ड्स हुए एक पेज पे। अब 100 वर्ड्स का अगर वीडियो कोई देख रहे हैं हम, 100 वर्ड्स कवर हो जाएंगे 40-50 सेकंड में। तो आप वीडियो देख रहे हो तो 40-50 सेकंड में 100 वर्ड्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा, 2-3 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप पढ़ रहे हो, हाँ, तो आप सोचोगे भी ना, पढ़ोगे उसका सोचोगे आप, उसको उसमें टाइम दोगे, तो वहाँ पर उस चीज़ को आप ज़्यादा अंदर तक ले पाते हो। अटेंशन कैसे स्टैब्लिश किया आपने? फोकस नहीं, सबका होता है, बस आप किस टाइम पे क्या चीज़ कर रहे हो मैटर करती है ना। जैसे बीच में मैं भी पढ़ना शुरू किया था। हाँ। 2-3 मिनट बस। तो आप किस टाइम पढ़ रहे हो, आपका फोकस की इंटेंसिटी जब सबसे ज़्यादा हाई है, आप उस वक्त पढ़ो, आपका ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ओके। हम दुनिया भर की चीज़ों में अपना टाइम एनर्जी लगा देते हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में जाते हैं थके हुए, और फिर सोचते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा फोकस नहीं हो पा रहा। जहाँ फोकस नहीं करना चाहिए था, आप सारा फोकस आपने वहाँ दे दिया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि यहाँ फोकस नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। जब सबसे ज़्यादा फोकस आपका हो, उस वक्त आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। आप देखोगे कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज हुआ नहीं, वहीं था, बस आप थोड़ा सा गलत तरीके से चीज़ों को कर रहे थे। क्या आप काम के लिए कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं, कोई कैलेंडर यूज करते हैं, क्या कोई टूल यूज करते हैं? हाँ, कैलेंडर भी मैं कई बार यूज़ करता हूँ, गूगल कैलेंडर। हर बार नहीं, कई बार। टू डू लिस्ट का भी मैं यूज़ करता हूँ, और कई बार किसी का यूज़ नहीं करता। कई बार माइंड में ही कि हाँ ये चीज़ है, मेन ये करना है बस। आप पीपल मैन है, एक्शन मैन है, आइडिया मैन है, या प्रोसेस मैन है? फिर से बताना। आइडिया मैन, एक्शन मैन, पीपल एंड प्रोसेस मैन। सभी का कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। प्रोसेस पसंद है आपको? जैसे किस टाइप के दोस्त पसंद है आपको? आइडिया कह सकते हैं। फिर ज़्यादा बात करने वाले पसंद है आपको, या ज़्यादा क्रिएटिव लोग पसंद है? ये तो कुछ नहीं, अब ज़्यादा बात करने वाले पसंद तो ऑप्शन ही होना चाहिए कि, या फिर कम बात करने वाले पसंद है। हाँ, नहीं, जैसे कम बात वाले तो जब प्रोसेस आप रहेंगे तो किस टाइप के दोस्त आपको पसंद है? आपके किटिंग जो दोस्त हैं, हर तरह के दोस्त होने चाहिए लाइफ में। मेरे शांत वाले दोस्त भी हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं उस तरह के दोस्त भी हैं ना, बहुत ज़्यादा फनी बातें करते हैं ऐसे भी है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं वैसे भी हैं। तो हर तरह के दोस्त हैं। और कितने दोस्त होंगे आपके? लगभग कई सारे हैं, पर है मतलब हाँ, अच्छे खासे। हाँ। रिटेंशन हर कैटेगरी का सेम है? मतलब जो रिटेंशन है दोस्तों के साथ, रिलेशनशिप, फनी वाले, प्रोसेस वाले, आइडिया वाले, सबके साथ से ज़्यादा टाइम के साथ देते हो आप? जैसे मान लो आपको ऋषिकेश जाना है, मतलब कुछ 4-5-6 कुछ ज़्यादा फ्रेंड होते हैं जिनके साथ में ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उसमें सारी कैटेगरी हो गई। कुछ एक दो बहुत ज़्यादा फनी है, एक दो काम को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल, वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होते, कोई भी बोरिंग नहीं है कोई भी। अच्छा, वैसे आपको बोर क्या करता है? बोर क्या करता है? जहाँ बैठना पसंद नहीं करते? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, पकाने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। या तो बातें कर रहा तो अच्छी कर, या फिर पका मत। हाँ, ओके। या फिर हमारे इशारों को समझ कि हम हाँ हूँ कर रहे हैं, हम इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो समझ उस चीज़ को। वो नहीं समझते कुछ लोग, और पकाए जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा चिढ़ आती है बस। आपकी लाइफ का वो मोमेंट जो कोई फैन आपका मिला हो और एक्सट्रीम लेवल पे मिलना चाह रहा हो, मतलब पागल हो वो, ऐसे
कई सारे हुए हैं, मतलब इवेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग मिलते हैं, कई बार रास्ते में मिल जाते हैं मेरे सिटी में, ऐसा भी है। और पर ऐसा तो कोई इवेंट याद नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ही, मतलब सभी होते हैं पर उसको किसको एक को रखें और किस सिनेरियो को, तो वो माइंड में तो नहीं आ रहा है। एक बार तो एक चीज़ पता नहीं क्या ही हुई कि मैं घर पे था और किसी पर्सन के पास में मेरा नंबर था शायद, पता नहीं, उसने कॉल किया मुझे, तो मैंने कहा कि बाहर हूँ, ऐसा कुछ सीन था। अब वो आ भी गया था और फिर मैंने उसको कॉल करके वापस बुलाया भी था, पता नहीं क्या ही हुआ, तो मेरे घर आया और मेरे से मिला नहीं, लेकिन लेटर देकर चला गया कि हम आपके फ़ैन हैं और आपको इस तरह से मना नहीं करना चाहिए, हम मैं काफ़ी दुखी हुआ हूँ। ये मैंने भाई तो यहाँ आ गया तो मेरे से मिल ही लेता फिर तो। अच्छा, ठीक है। अजीब अजीब सी चीज़ें होती है कई बार। यूट्यूब पे फेमस होने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदली, पर्सनली, सोशली? फेमस तो इतने नहीं हुए हैं वैसे देखा जाए तो, पर जितने भी हुए हैं वो भी जब मैंने फेस कैम वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब हुए हैं, है ना। तो वो लास्ट का कह सकते हैं, लास्ट के 2 इयर्स हम कह सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है, कुछ उसके साथ नेगेटिव लाती है, ऐसा तो नहीं सकता कि पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव अपने साथ ना लाए। तो पॉजिटिव ये होती है कि लोग हमको जानते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, कहीं जाते हैं तो हमको रेस्पेक्ट मिलती है ना, तो वो सारी अच्छा लगता है। लेकिन फिर थोड़ा सा जज होने का थोड़ा डर भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि अरे यार हम ऐसे जा रहे हैं तो लोग हमको देख के क्या सोचेंगे। ओके, समझ गया। हाँ कि अर्ली एज में फेम पाना और एक मैच्योर एज में फेम पाने में क्या क्या, दोनों में क्या क्या अंतर हो जाते हैं आपके हिसाब से? अर्ली एज में आपको फेम का कैसे सही यूज़ किया जा सकता है वो पता नहीं होता है ना। ये मेरे साथ हुआ है कि अर्ली एज में बहुत सारी चीज़ें मिल तो जाती है, लेकिन उन चीज़ को यूटिलाइज कैसे करेंगे आप, उनका यूज़ करके और आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ये आपको नहीं पता होता है। एंड दैट्स ओके, क्योंकि आपने कम एज में बाकी चीज़ें भी तो की है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बड़ी एज में शायद आप थोड़ा सा हैंडल कर पाओ, वैसे बड़ी एज में भी नहीं कर पाते, मैंने तो देखा कई लोग। ओके, मतलब ये हिट एंड ट्रायल है लाइफ में, लाइफ सिखाती रहेगी, आप सीखते रहोगे और आप आगे बढ़ते रहो। हाँ बस। ठीक है। किसी यूथ को जजमेंटल होना कितना हानिकारक है? कि जज होने का जो डर है वो तो जजमेंटल हो जाता है, किसी के लिए परसेप्शन बना लेते हैं, जज कर लेता है। ये तो लोगों की पर्सनैलिटी बताती है ना। हाँ। लोगों की पर्सनैलिटी बताती है और हर कोई जज करता ही है कहीं ना कहीं से। हाँ। लोग कह सकते हैं कि नहीं मैं जज नहीं करता, और जज नहीं करेंगे अब तो करो, पर वो तो हो जाते हैं जज। तो हर इंसान के अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है, बस ये है कि किसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है और किसी के अंदर थोड़ी कम होती है। और कई बार लोग एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं कि यार तो ऐसा होगा वैसा होगा, और जब कई बार हम उनकी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करते हैं तो फिर वो ज़्यादा जज कर लेते हैं, और ये तो क्या सोचा था क्या नहीं, तब वो होता है। तो खुद ने बनाई थी ना एक्सपेक्टेशन, हमने थोड़ी कहा था। घर में आप कैसे हो? मतलब मम्मी के लिए, पापा के लिए? बढ़िया हूँ। मम्मी पापा के लिए कैसा होगा अपना बच्चा? सबसे प्यारे मम्मी या पापा के? दोनों के। दोनों के। हाँ। वैसे आप कैसे हो, मतलब कहते हैं ना चुलबुल टाइप, सीरियस टाइप, फनी टाइप? कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी कभी बहुत ज़्यादा मजाकिया बन जाना। ओके। हाँ, हाइपर हो जाता हूँ बहुत में। कभी कभी जब स्ट्रेस लेना तो बहुत ज़्यादा लेना, जब खुश होना तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, इस टाइप से। और शांत तो बहुत ज़्यादा शांत। समझना कितना इजी है आपको किसी के लिए? कितने टाइम में कोई समझ सकता है? अगर बहुत जल्दी। अच्छा। खुली किताब है यार। हम भी मैं कहता हूँ लोगों को खुली किताब बन करके ना रहें, पर है मेरे नेचर में थोड़ा ऐसा कि सबके साथ खुल जाते हैं, मिल जाते हैं, पानी के जैसे। पानी के जैसे जग मिला तो उसके शेप ले ली, ग्लास मिला तो उसकी शेप में डल गए तुरंत ही। डिसएडवांटेज कभी हुआ? बहुत है डिसएडवांटेज इसके। आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है इस चीज़ से ना। जो मिस्टीरियस लोग होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है आपको देख के कि जो क्रेडिबिलिटी बनती है उसके बाद ना, वो नेक्स्ट लेवल की। किसके बाद? जैसे जितने भी स्टेज पे आप गए, जितने इवेंट्स में गए, बहुत पुराने बड़े यूट्यूबर को स्टेज नहीं मिला। स्टेज में लोग बुलाना किसको चाहते हैं? वो बहुत नेम फेम सब्सक्राइबर वालों को बुलाना नहीं, कि बहुत सब्सक्राइबर वाले बैठे हैं, वो बुलाना उनको चाहते हैं जो क्रेडिबल है मार्केट में। ठीक है। वो कि मैं आज ही आपका चैनल देख रहा था, आपने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि व्यूज चाहिए। बहुत सारे थे कि कभी CTR के ऊपर बना देते, कभी इसके ऊपर बना देते। वीडियो वो बनाया जो खुद को भाया और जो ऑडियंस को चाहिए। करेक्ट। तो फिर लोगों के नज़र में ना वो चैनल क्रेडिबल होता है। राइट। यानी अब वो चैनल उस लेवल पे पहुंच गया है कि लोग बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे ध्रुव राठी, वो इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए। ही इज आइडियल, खान सर आइडियल है। तो ऐसे ही जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अब आप बुकमार्क की तरफ जा रहे हो।
कि लोग बुक मार्क करेंगे, हाँ यार इनकी वीडियो आ रही है मुझे देखना है, पॉडकास्ट आ रहा है मुझे देखना है। सो मेरा एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छे से रिसर्च तो- किया आपने। तो आप क्रेडिबल हैं, यू आर Okay. क्रेडिबल ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच। नॉर्मल किसी कोई यूट्यूबर की तरह नहीं, ठीक है। तो अब इस पे भी बताइए, क्रेडिबल बनने के लिए क्या स्ट्रेटजी मैटर करता है या आपको लॉयल होना? लॉयल होना, ओके, लॉयल होना, जेन्युइन होना, आपके कुछ सिद्धांत होने चाहिए और आप उन सिद्धांतों को टाइम के साथ में हर बार फॉलो करना चाहिए। हाँ। जिसे आप फॉलो नहीं कर रहे हो आपके सिद्धांत नहीं होते, और जो सिद्धांत होते हैं उनको आपको फॉलो करना होता है कि हम ठीक ये है। चीज़ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मतलब ये आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि मैंने व्यूज़ के लिए कुछ नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि जब मेरे चल रहे थे मैं स्टडी मोटिवेशन बनाता था, नहीं पहले मैं यूपीएससी मोटिवेशन बनाता था, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो चुका था। लेकिन मुझे पता है कि यूपीएससी मोटिवेशन को मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला पाऊंगा, और यूपीएससी में सिर्फ यूपीएससी के स्टूडेंट है, तो मैंने वो चले मेरे वो सबसे ज़्यादा वही चल रहे थे। मैंने कि नहीं, अब इसको स्टडी में शिफ्ट करते हैं, भले व्यूज़ गिरेंगे तो व्यूज़ थोड़े से कम हुए, लेकिन स्टडी मोटिवेशन बनाया और फिर वो बहुत ज़्यादा चले। स्टडी में फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ तक भी हम नहीं रख सकते कि स्टडी मोटिवेशन शायद एग्जॉस्ट हो जाएगा और या फिर स्टूडेंट ही आ गए, अब स्टूडेंट से थोड़े ऊपर वाले भी हम कवर करते हैं। तो स्टडी को छोड़ करके मैंने फिर थोड़ा और दूसरा जोनरा पकड़ा, मतलब थोड़ा अपग्रेड किया कंटेंट को, और बाकी ऑडियंस भी देख सके उस तरह का कंटेंट मैंने वहाँ पर बनाया। तो एक टाइम के लिए व्यूज़ को छोड़ा ताकि लॉन्ग टर्म में मेरे व्यूज़ आ सके बाकी में, वरना अभी मैं या तो बहुत सारा व्यूज़ ले लूँ और बाद में खत्म हो जाऊँ, या फिर मैं अपने थोड़ा मेंटेन करूँ, थोड़ा सा लिमिट में रहूँ और बाद में मैं लॉन्ग टर्म में टिक जाऊँ। तो मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ। सो यानी लाइफ में असेसमेंट बहुत जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट, हाँ कि खुद को असेस करते रहो कि अभी मेरा हाँ। मेंटल ग्रोथ क्या हो चुका है, हाँ मेरे अपने इमोशन क्या है, मेरी अपनी एनर्जी कहाँ पे जा रही है, हाँ हाँ क्या चीजें अब मुझे पसंद आना शुरू हुई है। हाँ, और लोगों को क्या मिल रहा है वीडियो में यार, क्योंकि हम वीडियो बना रहे तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, मतलब ठीक है आप पैसे के लिए बनाओ कोई दिक्कत नहीं, व्यूज़ के लिए बनाओ, फेम के लिए बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो। बस मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ छोड़कर सिर्फ लोगों के लिए वीडियो बनाओ, नहीं, आप सारी चीज़ें रखो, लेकिन इसमें ऐड कर दो कि लोगों को क्या मिलने वाला है, लोग देख करके खुश होंगे कि नहीं होंगे, कॉमेडी वीडियो तो हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, मोटिवेशनल वीडियो तो एकदम आग लगेगी कि नहीं लगेगी उनके अंदर, तो वो चीज़ पूरी होनी चाहिए, तो मज़ा आएगा आपको भी फिर लॉन्ग टर्म में। तो अभी जो इनकम सोर्स आपका है ओनली यूट्यूब है या उसमें और भी है, एफिलिएट, ब्रांड डील एंड ऑल? यूट्यूब एडसेंस, ब्रांड डील, एफिलिएट, कोर्सेस और कुछ वर्कशॉप और कंसल्टेशन, इस टाइप का थोड़ा आगे सोच रहे हैं कुछ। ऐसा कहाँ से आपने एक अपना मोनेटाइजेशन स्टार्ट किया अपने स्टाइल में, जो बहुत कम लोग जानते हैं और आपने वहाँ से पैसा कमाया? इसी जगह से ऐसा तो नहीं यार कि वहाँ लोगों को पता नहीं और वहाँ से मैंने इतना या हल्के में पैसा- लेते हो, लाइट लेते हो और वहाँ से आपने पैसा बनाया? मैंने एक चीज़ ट्राई की, वैसे पता है लोगों को तो, लेकिन मैंने अपने चैनल पे फाइनेंस का कंटेंट बीच में डाला, क्योंकि मुझे पता है कि उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बनता है। ओके। कि अगर आपका एक वीडियो जो 1 मिलियन गया फाइनेंस का, और बाकी सारे वीडियो मिलाकर के 5 मिलियन व्यूज़ भी लाते हैं आपका, मतलब एक तरह 5 मिलियन व्यूज़, बाकी वीडियो फाइनेंस का एक वीडियो 1 मिलियन व्यूज़, तो ये 1 मिलियन वाला जो है ना, ये इन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा, है ना। तो इसलिए मैंने रेवेन्यू को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए बीच में फाइनेंस का काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए और वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म भी किए। तो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी क्या बोलती है? फाइनेंशियल लिटरेसी, मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं, बहुत वीडियो देखे हैं। मतलब मैंने पिछले 2-3 साल में स्टॉक मार्केट को भी काफ़ी, मतलब इतना डीप वगैरह तो मैं तो नहीं हूँ, पर हाँ मैंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी गलतियाँ की है, काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत वीडियोस देखे हैं अलग अलग ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के, और बहुत कुछ, और मैं भी इन्वेस्टिंग भी मैं करता हूँ। तो इतना सब करके यही लगा कि कुछ नहीं करना चाहिए था सीधा सीधा चुपचाप काम पे फोकस करना चाहिए था, और इसमें आप SIP कंटिन्यू रखते हो वो बेस्ट था आपके लिए। पर नहीं है, ये चीज़ें भी काम आएगी अगर मैं थोड़ा सा और इसमें फोकस करता हूँ, तो इसमें मैं अच्छा खासा भी और बना सकता हूँ। अभी पैसे कैसे मैनेज करते हो आप अपने, मतलब बजट को कैसे मैनेज करते हैं, सेविंग्स को? ये कि सबसे पहले तो पैसा काम में जाना चाहिए, कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है आप उन चीज़ों में तुरंत इन्वेस्ट करो। आपकी टीम में लोग काम करते हैं तो उनके लिए उनका पैसा तुरंत जाना चाहिए टाइम पर, उनके लिए आप अलग पैसा रखो। उसके बाद में आपकी जो नीड होती है ऑब्वियसली वहाँ तो पैसा चले जाएगा, ना चाहते हो भी वहाँ जाएगा। थोड़े बहुत आप शौक भी पूरे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप चलने दो। सेविंग पे फोकस रखो, और इन्वेस्टमेंट को अगर आप एज ए हैबिट डेवलप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा पैसे नहीं है तो हैबिट के लिए हम कर सकते हैं बस, ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा कम पैसे से, लेकिन हाँ हैबिट के लिए हम कर सकते हैं कि आज कम पैसा तो हम हैबिट तो हमने डाली ना, अगर हैबिट बन गई तो बाद में जब पैसा आएगा तब वो हैबिट बहुत काम आएगी। वरना कई लोग पास में पैसा आता है लेकिन हैबिट नहीं होती इन्वेस्टिंग की, बड़ी बात है ये। और जब पैसा होता है तब हैबिट नहीं होती, लेकिन जब एक टाइम बाद पैसा चला जाता है तब वो हैबिट करेगा क्या, पैसे चला गया ना। तो क्या कोई ऐसा अकाउंट रखना चाहिए जिसका ATM कार्ड या UPI ना हो, उसमें पैसा कुछ आप करते रहो, या FDs वगैरह करो? नहीं, आप SIP करो कंटिन्यू। अच्छा, SIP। हाँ, म्यूचुअल फंड में आप SIP करो, और
एक तरीका है कि आपकी कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उसके लिए जब मार्केट डाउन होता है तो उसके लिए आप पैसा बचा करके रखो, तब आप थोड़ा इन्वेस्ट करो। पर ये कि आपके लिए फिर वही है कि आपको मार्केट के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। हाँ। लेकिन ये पता चल जाता है, जैसे कि अभी डाउन चल रहा है पिछले 2 महीनों से, तो सबको पता है ऑलमोस्ट, कोई जो स्टडी नहीं करता उसको पता है कहीं ना कहीं से। तो इसी टाइम मार्केट में आते हैं, इसी टाइम में आप रेडी रहो और पैसा बचा करके रखो, तो आप ताकि आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर पाओ। पैसा आने के बाद लोग मांगना भी शुरू किए, बहुत किए। शुरू में दिए भी हैं, गंवाए भी है। अब क्या होता है? देने पड़ते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं तो थोड़ा, लेकिन संभल के ना। हाँ, संभल के देते हैं, संभल के देते हैं। ठीक है। और जहाँ लगता है कि यहाँ पे जाने वाला है तो वहाँ पे इतना दे देते हैं कि इतना हम भूल सकें या फिर इतना फर्क हमको ना पड़े, तो उतना हम दे देते हैं। पैसों के लिए आपकी समझ क्या है? कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए पैसा? बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। हाँ, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं तो नेम फेम से ज़्यादा पैसा ही चूज़ करूँगा। तो क्या आप कोई ऐसा एप्लीकेशन ही प्रमोट कर सकते हैं जो अच्छा ना हो, पैसा ज़्यादा मिल रहा हो आपको? अच्छा, उस चीज़ के लिए नहीं इतना भी नहीं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हम पता नहीं कि बाकी चीज़ों से कमा लेंगे ना। ठीक है, मतलब पैसे की इंपॉर्टेंस तो मतलब बहुत ज़्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि पैसा से खुशी नहीं मिलती वगैरह, मिलती है। सब कुछ नहीं है पैसा, मैं हमेशा कहता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन देखो बहुत कुछ तो ऑब्वियसली होता है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पैसे का रोल होगा, तभी यहाँ पे आया हूँ। ट्रैवल के पैसे लगते हैं, स्टे के पैसे लगते हैं। बहुत पैसा कमाने के लिए स्किल कितना जरूरी है? लक जरूरी है, स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लक का कोई भरोसा नहीं है कि आपका कब साथ दे कब नहीं दे। सबका लक तो खराब ही होता है। मैं तो सोचता हूँ कि लक किसका अच्छा होता है। हर कोई बोलता है अगर मेरा तो लक ऐसा है, मेरे साथ ये हो गया। मैं कि कौन आज तक ऐसा बोलता हूँ कि यार मेरे साथ एकदम बढ़िया होता है सब कुछ। ये तो बोलते हो कोई मिलता ही नहीं है। तो सबका लक कहीं ना कहीं साथ देता है, किसी का नहीं देता है। लेकिन फिर उस लक का आप कैसा यूज़ करते हो, है ना। मेरे से भी किसी ने कहा था कि तेरे इसमें लक काफ़ी काम कर गया। मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन मैंने उसको बताया कि लक काम करने के बाद फिर मैंने उस पर कितना ज़्यादा काम किया कि कोई एक चीज़ चली गई वायरल, तो उसके बाद फिर अपन ने अपने आप पे कितना काम किया। हम डिजर्विंग बने थे उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें काम करी, है ना। तो लक उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। जैसे मैंने अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट ही नहीं करता तो क्या मेरी वीडियो वायरल जाती? अब किसी ने कहा कि चलो ये तो लक से वीडियो वायरल चली गई, लेकिन उस लक को क्रिएट करने के लिए मैंने करेज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उस पर काम किया, वीडियोस बनाए, तब तो वायरल गई ना वो। तो लक की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे एक डिसीजन से। तो लक भी आप क्रिएट कर सकते हो, करते हो, जब आप अपने ऊपर बहुत काम करते हो, किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो। बैठे बिठाए कमरे में बंद रह करके कोई लक आपका साथ नहीं देगा। 2016 में आपने शुरू किया? नहीं, 2018 दिसंबर 18 में। जो आज शुरू कर रहे हैं, कितना पेशेंस उनका रखना है? क्योंकि रीज़न क्या है, जैसे व्यूज डाउन, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनका एक वीडियो गया 1.8 मिलियन, 1.5 घंटे का वीडियो। दूसरी वीडियो डालेंगे 2000 गई, तो कह रहे हैं यूट्यूब डिलीट कर दूंगा मैं। तो कितना पेशेंस रखना है? अब कितना, मतलब वो साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है यूट्यूब आपके हिसाब से? साइकोलॉजी के साथ तो लोग खुद अपने साथ खेलते हैं। ओके। हाँ, और यस 2025 में भी 26 में भी यूट्यूबर्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले अपने एक वीडियो में बात की थी। तब भी ये क्वेश्चन होता था कि क्या 2022 में ग्रो किया जा सकता है, क्या 2023 में ग्रो किया जा सकता था। तो 2023 में मैंने कहा था कि देखिए पहले भी कई सारे क्रिएटर आए हमारे से जिन्होंने ग्रो किया है, अभी भी आ रहे हैं जो नए नए आपके सामने ग्रो कर रहे हैं, और बाद में भी आएंगे जो कि आपको पता नहीं लेकिन आपके सामने ग्रो करके चले जाएंगे, है ना। तो 2024 में कई सारे क्रिएटर आपने देखे होंगे आए, ग्रो किया, तो बस सच निकली। आज भी मैं यही कहता हूँ कि पहले भी आए, ग्रो किया है, अभी भी जो आए वो ग्रो कर रहे हैं, और बाद में भी जाएंगे जो ग्रो करेंगे। आप ये डिसाइड करो कि आप बाद वाले बनने वाले हो या अभी वाले बनने वाले हो। पेशेंस कितना जरूरी है? पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। थोड़ा सा तंग तो करेगी चीज़ें, मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुन लो, हम बता दें आपको हमारी जर्नी से, लेकिन आप बच नहीं सकते ना उन चीज़ों से। वो आपको फील होगी, सेल्फ डील करना पड़ेगा। हाँ, कि मैं बता दूं कि 6 महीने तक वीडियो बनाओ, कोई व्यूज़ ना, टेंशन ना लो, तो आप मान लो तो कि ठीक है मैं 6 महीने तक वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद में देखूंगा व्यूज़ की बाद में परवाह करूंगा। लेकिन आप पहले दिन से ही व्यूज़ की परवाह करोगे, सब जानने के बावजूद भी करते हैं। एक वीडियो मास्टरी में बताया गया था कि आपका हीरो इंट्रोडक्शन बड़ा सॉलिड होना चाहिए, स्टार्टिंग का 30 सेकंड बड़ा होना चाहिए, जिससे कि वीडियो पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी। क्या केवल कहावत है या बिल्कुल सही है? सही है, पर ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 30 सेकंड से ही सब कुछ काम हो जाएगा। मतलब 30 सेकंड पे आप इतना फोकस ना भी करके ओवरऑल भी पूरा फोकस करोगे अच्छे से, पूरा स्ट्रेटेजी वाइज, तो भी वीडियो चलता है। क्योंकि आप एल्गोरिथम को मत समझो, आप लोगों को भी चलो, क्योंकि यूट्यूब को सब पता है कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। आप यूट्यूब को नहीं चला सकते, यूट्यूब आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो यूट्यूब आपने देखा होगा ना कई बार कि यार थंबनेल टाइटल इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वीडियो अच्छे होते तो चल जाते हैं। कई बार हम थंबनेल पे, टाइटल पे, डिस्क्रिप्शन पे, टैग पे इतना फोकस करते हैं, इतना गजब का एसी वगैरह सब करके, पर वो नहीं चलता, बुरी तरह पिटाता है। तो यूट्यूब को पता है कि कौन सा वीडियो चलाना होता है, कौन सा नहीं चलाना होता है,
कौन सा ज़्यादा चलाना है, कौन सा कम चलाना है, कौन सा लेवल में रखना है। तो यूट्यूब को सब कुछ ऑलरेडी पता है। आप बस अपना काम करो, आप क्वालिटी फोकस करो और ऑडियंस के माइंडसेट को समझो, अपने माइंडसेट को समझो और उसके हिसाब से बस इंगेजिंग कंटेंट बनाते रहो। वीडियो का शेड्यूलिंग कितना इंपॉर्टेंट है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस टाइम पे डाल रहे हो। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। Okay. 1 से 2 दिन मैटर कर सकते हैं, उसके बाद फिर कोई लॉन्ग टर्म में टाइमिंग का कोई खेल नहीं होता। वैसे मॉर्निंग में डालना चाहिए या इवनिंग में या नाइट में? लॉन्ग टर्म पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी डाल दो। रात की 3 बजे भी डाल दोगे तो भी वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करना कर जाएगा। रात को डालते ही इंप्रेशन भेजेगा यूट्यूब अगर तो नहीं, रात में ऑडियंस एक्टिव नहीं होती है। हाँ. आप एक काम करो, अगर आपके मान लो 10,000 व्यूज पर वीडियो पर आ रहे हैं, हाँ. आप किस टाइम डालते हो? इवनिंग में। मतलब 9 बजे, रात को 9 बजे। हाँ. तो आप एक काम करना, एक ट्राई करना कभी रात को 3 बजे डालना। तो रात को 3 बजे से लेकर के आप सुबह चेक करोगे 6 बजे के आसपास, 7 बजे तक, तो उस पर बहुत बुरी तरह और क्या हो गया, दीपक ने क्या बता दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब ऑडियंस एक्टिव होगी आपकी तो यूट्यूब उसके इंप्रेशन जाएंगे और वो वापस से घुमा फिरा के वहीं एवरेज हो जाएगा। तो टाइमिंग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता। और टाइमिंग करके भी कहाँ सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, देखो ना। मतलब ये है कि कोई आइडियल फुटप्रिंट नहीं है आपको। हाँ, लेकिन आप अपनी फिक्स कर सकते हो कि देखिए शाम के टाइम ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है, तो आपको इंस्टेंट थोड़ा अच्छा मिले तो आप शाम का रख लीजिए, 4, 5, 6, 7 बजे, 8 बजे के आसपास कभी भी। 2025 में किस टाइप की वीडियोस ट्रेंड करने वाली हैं? 2025 में? हाँ, पॉडकास्ट में, मतलब किस टाइप का पॉडकास्ट? हर तरह के पॉडकास्ट चलेंगे, बस उन पॉडकास्ट में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। वो पॉडकास्ट थोड़े डीप होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, फालतूपन उसमें थोड़े कम हो। डीप टॉक की तरह, डीप कास्ट की तरह, डीप कास्ट की तरह। ठीक है। डीप टॉक, दीपक वाधवा जी का रोस्ट हो गया यार यहाँ पे। वो भी भाई अपने फील्ड के अमिताभ बच्चन है। हाँ, तो आप कैसे गेस्ट को ला रहे हो और वो गेस्ट कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, आपने गेस्ट को कितने अच्छे से स्टडी किया है, आप कितने अच्छे से उनसे आंसर निकलवा रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यूएट कर रहे हो। तो मतलब ये जो स्पिरिचुअल होते हैं ये भी चलेंगे, मैनिफेस्टेशन वाले भी चलेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले भी चलेंगे, फाइनेंस वाले भी चलेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जॉस्ट हो गए, और जो चीज़ एग्जॉस्ट हो गई वो भी चलेगी, चलाने वाला चला सकता है, बस आप उस चीज़ को कितना अच्छा बना रहे हो। चलने में मान लो इस साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चला, लेकिन कुछ लोगों का नहीं चला क्योंकि वो बना ही नहीं पाया अच्छे से। पॉडकास्ट एक लेवल के बाद जाने के बाद क्या पेड करना चाहिए? पेड के फ़ायदे नुकसान क्या है और अनपेड के फ़ायदे नुकसान क्या है आपके हिसाब से? नहीं, ये तो क्वेश्चन ऐसा फ़ायदा नुकसान वाला तो बात नहीं है, क्योंकि नुकसान क्या ही होगा अगर नहीं। पेड में क्या है कि आप अपने हिसाब से पेड में आप अगर गेस्ट अगर अच्छा है, वो कंटेंट अच्छा दे सकता है, नॉर्मल भी दे सकता है, तो भी आपको कर लेना चाहिए रेवेन्यू के लिए। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा घटिया है तो फिर ना ही करो उसको। उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब है, जिससे कि आपके चैनल पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है, तो आपको फिर नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, ठीक। क्योंकि आपको आदमी मिल जाएंगे बहुत अच्छे, तो थोड़ा वेट करो, उनको आप मत लो। अच्छे गेस्ट मिलते हैं, ले लो, तुरंत पकड़ लो, क्योंकि आपको कंटेंट भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी सर, ध्रुव राठी। ओके। हाँ। एक्टर आमिर खान और अक्षय कुमार की जो कॉमेडी मूवीज है ना, उसमें एक्टिंग उनकी अलग ही लेवल की है। कोई बात नहीं, मतलब आपको जीवन में क्रिएटिविटी और प्रोसेस, परफेक्शन दोनों बहुत पसंद है। हाँ, परफेक्शन का थोड़ा सा पसंद, क्या मतलब एकदम बेस्ट क्रिएट करना, एकदम खतरनाक बनाना है जो बनाना है। वो हल्का निकल जाता है तो मजा, और यार की सारी मेहनत वेस्ट हो गई, हल्का निकल गया चीज़ें। वो चाहे वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, मैं पॉडकास्ट में जाता हूँ तो सोचता हूँ कि यार कहीं पे भी जरा सा इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल सटीक चीज़ें चलनी चाहिए, सब कुछ, तभी चलेगा पॉडकास्ट में, मजा आएगा। तो वो मैं सोचता हूँ वीडियो में भी। वीडियो को अनलिस्ट किए हो आप जो नहीं चली है, प्राइवेट किए हो? नहीं चली उसको प्राइवेट नहीं करता मैं, क्योंकि चल जाएगी ना बाद में। कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, क्यों करना है, नहीं करना चाहिए। बनाए क्यों करना था तो। अनलिस्टेड में तो कोई भी नहीं देख रहा है, एक दो लोग तो देखेंगे कम से कम प्राइवेट में, मतलब सॉरी पब्लिक में। शादी कब तक प्लान किया आपने? है नो आइडिया, पर हाँ करोगे, लेकिन करना तो वही है। लड़की वर्किंग प्लान कर, मतलब दिमाग में है या हाउसवाइफ? नहीं। अच्छा आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, सब कोई वो लगाया नहीं थप्पा किस चीज का। अच्छा, कुछ भी नहीं। हाँ, यानी आप लाइफ आपकी प्रोसेस भी और फ्री स्टाइल भी है। फ्लो को, मतलब पैटर्न या फ्लो को फॉलो करते हो आप, जिस डायरेक्शन में जा रहा है। और विजन को लेके कितना स्ट्रांग हो आप कि अगले 5 साल में क्या करना है? थोड़ा सा कम स्ट्रांग हो, क्योंकि जिस चीज में मैं हूँ उसमें आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या होगा 1 साल बाद भी, है ना। हम 6 महीने बाद का भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कैरी मिनाटी जैसे क्रिएटर्स भी नहीं कर सकते। और अब तो इतनी तेजी से चीज़ें चेंज होती है, तो कोई कहता भी है कि 5 साल बाद मेरा ये विजन है, मतलब कंटेंट क्रिएशन में। तो नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको नहीं पता क्या हो जाएगा सडनली।
6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो आप नहीं कर सकते इतना लंबा प्लान। आप सिर्फ अभी जो चल रहा है इसमें आप कितना अच्छे से परफॉर्म करके बेस्ट दे करके इस टाइम का अच्छे से यूज कर सकते हो। यानी तो कि आप यही प्लान करंट में कीजिए। जीना पसंद करते हैं। हाँ मैं करता, पर मेरे इसमें बाकी चीज़ों में मैं करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन इसमें मैं इतना नहीं कर सकता और इसलिए मैंने करा भी नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपको नहीं पता, विजन आप नहीं बना सकते इस चीज़ में इतना लंबा। तो आप आज भी फोकस करो, प्रेजेंट में फोकस करो और उसमें अपना बेस्ट दो, वही ठीक है आपके लिए। क्योंकि केरी मिनाटी तक खुद ये फोकस करता है जो इंडिया का टॉप क्रिएटर है, तो फिर आप भी मान लो ना चुपचाप बैठे बैठे उसकी बात। हाईएस्ट अर्निंग वाला मंथ कौन सा रहा है आपका, यही जिसमें आपको उम्मीद नहीं थी उतना आ गया यूट्यूब से? यूट्यूब से ऐसा एडसेंस उसका तो अक्टूबर का महीना था एक बार, 2020 अक्टूबर कह सकते, 2020 अक्टूबर का कह सकते हैं। एक 2023 नवंबर दिसंबर के आसपास। हाँ बाकी तो मैं लॉन्ग टर्म के मतलब एवरग्रीन कंटेंट बनाता हूँ। तो लगभग क्या अमाउंट था डिजिट में कुछ? वो सिर्फ एडसेंस का बात कर रहे हैं, केवल एडसेंस? हाँ तो एडसेंस का वो 4 के अराउंड 4-5 के अराउंड कुछ था। 4-5 के। हाँ। अच्छा, जब आप वर्चुअल मनी बनाना शुरू किए थ्रू द इंटरनेट, तो लोगों को समझने में कितना वक्त लग गया कि आप इतना पैसा कैसे कमा रहे हो, या ये चीज़ क्या है, ये कौन सी चिड़िया है? हाँ कई लोगों को तो नहीं समझ में आता है, तो फिर जब उनको समझ में नहीं आता है ना, तो लोग पता है क्या करते हैं, खुद ही ख्याली पुलाव बना के कुछ सोच लेते हैं कैसे होता होगा। तो मेरे को तो पता भी नहीं कि मेरे बारे में किसी बातें हो रही है। तो एक मतलब ठीक है हम अच्छा खासा अमाउंट अर्न करते हैं, लेकिन मैं अपने गांव में मेरी आंटी बता रही थी कि कोई ऐसी बात कर रहे थे तेरे बारे में, कैसी तो वो इतना कमाता है। मैंने क्या इतना तो कभी कमाया भी नहीं यार, ऐसी बातें कर रहे लोग यार। उनको पता नहीं है चीज़ क्या होती है, कैसे होती है, कितना काम होता है और कैसे कितने पैसे आते हैं। तो उसको पता है कि यहाँ पैसे अच्छा खासा कमा रहा है, तो उन्होंने मन में खुद का कुछ इल्यूजन बना लिया और उसके बारे में लोगों को फेंक रहे हैं वो कि इतना कमाता है इतना कमाता है। मैंने क्या यार कमा लूंगा, पर ये तो पहले ही बातें कर रहे हैं यार ऐसी। क्या कोई आके आपसे कहा कि बेटा कैरियर बना दो, क्या वीडियो बनाते हो, जॉब वॉब कर लो? बहुत कहा, बहुत ज्यादा। घर वालों ने ही कहा, स्टार्टिंग घर से हो गई थी। परंतु स्कूल में था ना उस टाइम पे, तो करियर तो नहीं, लेकिन हाँ वो कहते थे पढ़ाई पे फोकस करो। जिद्दी हो आप, या अपने मन की करते हो, या सलाह भी लेते हो आप? सलाह भी लेते हैं, पर जब इंसान को मन की करनी होती है तो फिर वो मन की ही करता है। अच्छा, फिर मन की करते हो आप? हाँ मतलब लोगों को, लेकिन मैं सलाह लेता हूँ, मैं सीखता हूँ और कई बार फिर जो सही होता है उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। अपने कंसल्टेंट आपने डॉट्स बना रखे हैं कि मैं ये इनसे सलाह लूंगा, ये इनसे सलाह लूंगा, पर्सनल इनसे बात करूंगा, या रैंडम किसी से भी अब मतलब बन जाता है उस टाइम पे? जिस वक्त जो पर्सन सही लगता है, तो मतलब अब आज तक ऐसा इंसान जिससे मैं अभी आज तक नहीं मिला हूँ, तो उससे मैं कैसे करूँगा। लेकिन जब हो सकता है कि 1 महीने बाद में किसी बहुत ही अच्छे इंसान से मिल जाऊँ, तो मुझे लगता है कि लाइफ की मुझे ये चीज़ उससे शेयर करनी चाहिए और उसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए, तो फिर मैं उससे करूँगा ना। तो ऐसे स्पेसिफिक जो अभी तक बने हुए हैं, हो सकता है कि फिर मैं उनसे करूँ वो चीज़ शेयर, इनसे वो चीज़ ना शेयर करके। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त किससे मिल रहे हो और कब आपको कौन सही लग रहा है। शादी वाला नहीं बताया आपने बात? क्या शादी वाला? हाँ कब शादी वाला? 3 साल के अराउंड कुछ। अच्छा, लड़की फाइनल नहीं किया है कि वर्किंग हो या? ठीक है, लड़की फाइनल नहीं है, मतलब हाउस लड़की वर्किंग हो नहीं, लड़की फाइनल नहीं है। चलिए, मतलब वो भी छोड़िए, प्रारब्ध पे जो होगा वो देखेंगे उस टाइम पे। हाँ। अरेंज या लव? जो सही लगे। ओके। हाँ दोनों सही है अपनी जगह पे। ओके, पर्सनल आपका क्या है? अच्छा, वैसे क्या करना चाहिए, लव या अरेंज? करना तो लव ही चाहिए। ओके। और फैमिली इंटरकास्ट या कोई भी कास्ट? फैमिली इंटरकास्ट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, पर अपना माइंड पता नहीं कब क्या खेल खेल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो खुद भी अंदाजा नहीं होता कि कब क्या कर जाएंगे। ओके। तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। चलिए, शानदार, बहुत ही अच्छा। दिमाग को स्टेबल करने में, दिमाग को ट्रिम करने में, दिमाग को बैलेंस करने में क्या करते हैं आप? मूवीज़ देखते हैं, गाना सुनते हैं, टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, बातें करते हैं, क्या करते हैं? सभी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आप रीज़न पता कीजिए और उस पर काम कीजिए, तो ही वो स्ट्रेस खत्म होगा। आपको किसी काम का एक स्ट्रेस है, तो काम को ख़त्म करके वो स्ट्रेस खत्म होगा। आप उसको अवॉइड कर दिया आपने, और आप स्ट्रेस को, जैसे कि मेडिटेशन आपने कर लिया, गाने सुन लिया, चलो उससे बात कर ली, लेकिन काम तो आपका वहीं पेंडिंग है ना। जैसे आप इधर आओगे तो आपको तुरंत और काम इतना पेंडिंग पड़ा है। जेफ बेज़ोस ये कहते हैं कि काम करने से कभी भी स्ट्रेस नहीं आता, काम ना करने से स्ट्रेस आता है उन चीज़ों पर जिन पर आप काम कर सकते हो। आपको पता है कि आप इन चीज़ों पर काम कर सकते हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, है ना। तो काम करने से इतना सा स्ट्रेस आता है, लेकिन उस काम को अवॉइड करने से, स्ट्रेस को अवॉइड करने से इतना बड़ा स्ट्रेस आता है ना। और फिर इसलिए हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम 126वें नंबर पर
हम 126वें नंबर पर आते हैं 143 देशों में से हैप्पीनेस इंडेक्स में। पाकिस्तान नेपाल भी हमसे आगे निकल गया हैप्पीनेस में, बताओ। ओके, अभी एज क्या है आपकी? 22। 22 साल। 22 साल में आपको लगता है कि जितना पाना चाहिए उससे ज़्यादा नेम फेम पैसा सब मिल गया है? जितना पाना चाहिए उससे तो ज़्यादा मिल गया है, लेकिन जितना मिल सकता था उतना नहीं मिला है। अच्छा, ये भी है। सारी गलतियाँ मेरी है, किसी पे कोई ब्लेम नहीं। ओके, हाँ ठीक है। जाते जाते एक और यूथ के लिए किस एज में, ठीक है, उनको सीरियस हो जाना है और सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देना है जो आपने नहीं किया, या कभी कभी लगता है काश में वो नहीं किया होता और उस वक्त मैं स्ट्रिक्ट थोड़ा सा हो जाता खुद को लेके? उस वक्त मैं स्ट्रिक्ट हो जाता खुद को लेकर के। मैं तो हमेशा रहा हूँ स्ट्रिक्ट वैसे तो, पर कुछ कुछ टाइम आप चाह करके भी रह ही नहीं सकते, है ना। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर से, सॉरी मैं थोड़ा मिस कर गया। किस एज में लोगों को अच्छा, सीरियस हो जाना चाहिए, किस एज में सीरियस हो जाना चाहिए? कह सकते 18-20 कह सकते हैं कि तभी आपको सीरियस हो जाना चाहिए। ओके, काम को लेके। हाँ, और अगर आपको बहुत बड़ा ही करना है तो आप जितना पहले हो सके आप उतना जल्दी सीरियस हो जाओ, और बाकी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चलने दो। ऐसा नहीं सब कुछ साइड कर दो आप, लेकिन एक चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियस अगर आप हो जाओ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपको ओलंपिक में जाना है तो आप 20 में सीरियस होकर के ओलंपिक में नहीं जा सकते, क्योंकि 20 में सीरियस हो गए तो आप 40 में जाओगे, और 40 में तो फिर एज लिमिट लगा देते हैं वहाँ पर बाद में, तो आप वो नहीं कर सकते और आपके अंदर पोटेंशियल भी नहीं होता। तो अब ओलंपिक की अगर बात करें तो ओलंपिक में वो लोग जाते हैं जो कि 5 से 6 साल की उम्र में, 7-8 साल की उम्र में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब किसी को कहेंगे घर पे जाकर कि 7 से 8 साल में इसको करियर सीरियस होना, तो कह रही है क्या बेहुदा चीज़ है, ये तो खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, उस भी आप पे ये डिपेंड करेगा कि आपको किस एज में जा करके सीरियस होना है ना। तो कुछ लोग 22 में भी होते हैं तो इट्स ओके, सीरियस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग मेरी तरह 16 में भी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग मैंने देखा 12-13 में भी बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं यार, ऐसे भी मिल गए मेरे को तो हाँ, तो इनकी वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप लाइफ में पूरी वेस्ट कर चुके हो और आप 35-40 में जाकर के भी सीरियस हो रहे हो तो भी इट्स ओके। बहुत सारे से लोग हैं जिन्होंने 50 की उम्र में स्टार्ट किया अपना बिजनेस और बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो, ठीक है। शायद मैकडोनल्ड के फाउंडर हैं जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया। हेवल्स के भी फाउंडर है, उन्होंने ना। अमिताभ बच्चन भी इस एज में कितना बढ़िया कर रहे हैं। खैर उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी भी इस एज में भी कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो आप बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो तो इट्स ओके। जो बीत गया सो बीत गया। जब आपको लगे, जब आपको रियलाइजेशन हो कि नहीं यार आप सीरियस हो जाना चाहिए लाइफ में, तब हो जाओ और फिर हल्के में मत लो चीज़ों को। फिर खान पान में कितना कंट्रोल करते हो आप? खान पान में मैं थोड़ा हेल्दी में ही थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। मतलब चीज़ पसंद ही नहीं है मेरे को, ये जो चीज़ वाली, मोमोज वाली, बर्गर वाली, पिज़्ज़ा, मेरे को तो स्वाद ही नहीं लगता। कुछ कुछ लगता है पर इनमें तो वाकई ज़्यादा जो स्वाद लगता ही नहीं। मेरे को तो हेल्दी खाने में, क्योंकि बॉडी को तो नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती है। के सेशन में गए थे आप? हाँ। कैसा रहा 3 दिन? बहुत बढ़िया, 3 दिन 4 दिन। क्या वहाँ कोर क्या निकल के आया? मतलब जो दीपक दहिया गए थे, 4 दिन बाद कौन से दीपक दहिया आए? क्या क्या चीज़ें उनकी सेटल्ड हो गई वहाँ पे? हाँ, एक्चुअली चीज़ें काफ़ी सारी बिगड़ गई थी उसके बाद। हाँ, मतलब उनकी वजह से कुछ नहीं बिगड़ा। उनकी वजह से कुछ नहीं बिगड़ा। वो इवेंट बेस्ट इवेंट था और मतलब लोग मैंने देखा तड़पते हुए आए थे वहाँ पर, रो रहे थे। मतलब इतने बुरे क्यों रोते हैं वैसे? लोग अलग अलग चीज़ों से गुजर रहे होते हैं ना। मतलब ज़्यादातर जो लोग की एज थी वो 40-50 साल उम्र थी, तो कुछ रिलेशनशिप से जूझ रहे होते हैं, कुछ काम की वजह से, कुछ कई लोगों के ऊपर बहुत दुखी आत्माएं वहाँ पर आई थी। तो उनको वहाँ पर होप मिली। मैंने कई लोगों को रोते हुए आते हुए देखा था और सबको हंसते हुए जाते हुए वहाँ देखा मैंने। तो इवेंट एकदम फैंटेस्टिक था, नो डाउट। लेकिन हाँ, उस इवेंट के बाद कुछ मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हो गई, तो 3 महीने लग गए उससे निकलने में। जैसे मैं वैसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें एक्टिवेट आपकी हो गई या सोचने का तरीका बदल गया? नहीं, लाइफ का एक अलग, मतलब वो कह सकते हैं उससे कनेक्टेड है, लेकिन इतना भी नहीं कनेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ हो गई तो वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया, 3 महीने लग गए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आया हूँ दिल्ली 3 महीने बाद पॉडकास्ट शूट के लिए। मैं आ भी नहीं पाया। मैंने एक अनुराग सर की फेवरेट बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, मैंने वो बुक मंगवाई, लेकिन मैं पढ़ भी नहीं पाया। ऐसी सिचुएशन में था बस, मतलब हील होने के लिए बुक मंगवाई, उसको पढ़ तक नहीं पा रहे। ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। और निकले वहाँ से, फिर अब यहाँ पे आया हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ और एज अ गेस्ट भी ज्ञान दे रहा हूँ। तो लेकिन इवेंट वो बहुत बढ़िया था। लेकिन हाँ, इवेंट से जो चीज़ें मैंने सीखी थी वहाँ पर, अब मैं तो ऐसा कोई स्ट्रेस, कोई बड़ी चीज़ लेकर के गया नहीं थे वहाँ पर, तो लेकिन फिर मैंने चीज़ सीखी वहाँ पर। मतलब सिर्फ नॉलेज ही लिया, अप्लाई कुछ नहीं। लेकिन वो जो नॉलेज था, जो चीज़ें थी, वो मैंने, जब मैं इस फेज में था तो वो मैंने चीज़ें मैंने अप्लाई की और उन्होंने बहुत जल्दी मुझे रिकवर करवा दिया।
मतलब कई बार लोगों को 6-7 महीने लग जाए, वो चीज़ मैंने बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में ही रिकवर कर ली फटाफट। यानी कि आप कहना है जो अगर एज है वो जा रहे हैं तो ज़्यादा वो डिटॉक्स हो पाएंगे, मेंटल डिटॉक्स। और हाँ, वो डिटॉक्स हो पाएंगे, उनकी अगर वो हीलिंग, मतलब वो हीलिंग अगर सीख लेंगे, अगर वो आज अगर दुखी नहीं भी है, किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं ज़िंदगी में, मतलब दुख ही दुख हो रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ जाते तो हील हो जाएंगे। अगर वो खुश भी है तो वहाँ जो सीखेंगे, तो लाइफ में कभी ना कभी तो दुख आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, तब वो चीज़ें आपको काम आएगी। और तब भी अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत बहुत आपकी चीज़ों को हेल्प करेगी, और बाकी लोगों के मुकाबले आपकी जो हीलिंग है उसको 100x कर देगी वो। शानदार। तो आपके साथ डिस्कस करके बहुत मज़ा आया। हाँ, मुझे भी। और हम लोगों ने एक ऐसा कॉकटेल पॉडकास्ट किया है कि अगर कोई भी यूथ या किसी भी एज के लोग देखेंगे, बहुत बेबाकी से आपने बोला, जो आपने बोला कि आप बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल आप ओपन है। एंड आई थिंक यही है जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध बना रहा है, यानी कि एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि 22 साल की एज में उस मैच्योरिटी पे आना, वो नेम फेम मिलना, क्रेडिबल होना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं देखता हूँ बचकानी हरकत बड़े बड़े यूट्यूबर कर देते हैं। ठीक है। तो अगेन सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को भी पॉडकास्ट पसंद आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।